हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आगामी एग्जाम्स आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी, उत्तराखंड पुलिस, एसआई, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं दोस्तों, सबके लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो दोस्तों, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो चंगेज खान था दोस्तों, ये मंगोल शासक था। ठीक है, और चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था तेमुचिन, और ये एक मंगोल शासक था और इसने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1582 में। क्वेश्चन बनता है कि दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1582 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इलाही संवत की स्थापना कब की गई थी? तो इलाही संवत की स्थापना भी अकबर के द्वारा की गई थी 1583 में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट भी यहाँ पे आपको याद रखने हैं। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था महेश दास। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, महेश दास यानी बीरबल। ठीक है, बीरबल का दोस्तों मूल नाम था महेश दास, तो ये भी आपको याद रखना है, महेश दास दुबे। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास दुबे। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? आप बताएंगे महेश दास। दीन ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया था? अकबर ने। कब शुरू किया था? 1582 में। ठीक है, इलाही संवत की स्थापना किसने की थी? आप बताएंगे अकबर ने। कब करी थी? 1583 में। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है, और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। ठीक है, और ये पहला अधिवेशन होता है जो, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1886 में इनका क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, दूसरा अधिवेशन 1886 में इसकी अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की जाती है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, और इन्होंने जो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लीड बैंक की योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों, भारत में 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो लीड बैंक योजना थी दोस्तों, ये आरबीआई के द्वारा शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि लीड बैंक योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? आरबीआई के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1969 में। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है
कि इस योजना की शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? कौन सी योजना? जो लीड बैंक योजना थी, तो इस योजना को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ठीक है, तो दोस्तों ये की थी नदीमन समिति ने। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि लीड बैंक योजना को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? नदीमन समिति ने की थी। ठीक है, और लीड बैंक योजना कब शुरू हुई थी? तो 1969 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में अंकित है? ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल का यहाँ पे हाथी गुम्फा। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में अंकित है? ठीक है, तो दोस्तों जो कलिंग नरेश खारवेल है, इसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, ये मिला है उड़ीसा से। ठीक है, कहाँ से मिला है? उड़ीसा में दोस्तों उदयगिरी की पहाड़ियों से मिला है। ठीक है, और ये किस भाषा में है? तो ये दोस्तों प्राकृत भाषा में अंकित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये भी बन गया कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस कलिंग नरेश का है? तो ये है खारवेल का। ठीक है, कहाँ से मिला? ये उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों से मिला है। ठीक है, कि ये अभिलेख किस भाषा में अंकित है? तो ये प्राकृत भाषा में अंकित है। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और ये बनता है कि जो कलिंग नरेश थे ये किस वंश के शासक थे? ठीक है, तो दोस्तों ये थे चेदी वंश के शासक, चेदी वंश या महामेघवान वंश। ठीक है, महामेघवान, ठीक है, चेदी वंश या महामेघवान वंश, ये दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, तो जो कलिंग नरेश थे दोस्तों ये चेदी वंश के थे। ठीक है, और कलिंग वंश का संस्थापक था दोस्तों महामेघवान। ठीक है, तो इसी के नाम से दोस्तों महामेघवान था, जो वो कलिंग वंश का क्या था? प्रतापी राजा था। तो इसी के नाम से इनको दोस्तों महामेघवान वंश भी कहा जाता है इस वंश को। ठीक है, और चेदी वंश भी कहा जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कलिंग नरेश खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो बलबन का मकबरा है भारत का, ये पहला मकबरा है कि जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो चक्रवात उत्तरी अटलांटिक महासागर में आते हैं उन्हें कहा जाता है हरिकेन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर हम टाइफून की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों प्रशांत महासागर में आने वाले जो चक्रवात होते हैं उन्हें कहा जाता है टाइफून। ठीक है, अगर हम टोर्नेडो की बात करें तो अमेरिका की साइड से जो तूफान आते हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है? टोर्नेडो कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 महल दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा महल अकबर के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो दोस्तों जो जहांगीर महल है ये अकबर के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम शीश महल की बात करें तो शीश महल दोस्तों शाहजहां के द्वारा निर्मित है। ठीक है, और खास महल है जो वो भी शाहजहां के द्वारा निर्मित है। ठीक है, जो जहांगीर महल है दोस्तों ये आगरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ है जहांगीर महल? तो जहांगीर महल आपके आगरा में स्थित है, यानी जो आगरा का किला है उसी में जहांगीर महल भी स्थित है। ठीक है, और आगरे के किले में जो सबसे बड़ा आदिवासीय भवन है, ठीक है, आगरे के किले में जो सबसे बड़ा आवासीय भवन है उसी को क्या कहा जाता है? जहांगीर महल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आगरे के किले में जो सबसे बड़ा आवासीय भवन है उसे क्या कहा जाता है? तो उसी को जहांगीर महल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अकबर द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती संगठन या खुदाई खिदमतगार संगठन, लाल कुर्ती संगठन पूछा जाए या खुदाई खिदमतगार संगठन पूछा जाए, ये दोनों क्या है? एक ही हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया था लाल कुर्ती संगठन या खुदाई खिदमतगार संगठन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और कब चलाया गया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया था 1969
1929 में, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, आप बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रशियन क्रांति को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों रशियन क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। जो रशियन क्रांति हुई थी दोस्तों वो 1917 में हुई थी, अक्टूबर 1917 में, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में पेठ इकाई थी, ठीक है। तो दोस्तों गुप्त काल में जो पेठ थी ये क्या थी, ग्राम समूह की इकाई थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। गुप्त काल में ग्राम सभा जो होती थी वो सबसे छोटी इकाई होती थी और उसी को क्या कहा जाता था, पेठ कहा जाता था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। लाला लाजपत राय, ऑप्शन में लाला लाजपत राय भी है दोस्तों। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को कहा था क्या, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये स्टेटमेंट दी थी किसने, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, ये किसने कहा था, तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये कथन किसका है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। तो ये स्टेटमेंट दी थी किसने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट किसने दी थी ये आपको याद रखना है। कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम था, ठीक है। तो दोस्तों चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर हम अदर ऑप्शनों की बात करें तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, बितस्ता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, बितस्ता, ठीक है। अगर हम रावी नदी की बात करें दोस्तों तो रावी नदी का प्राचीन नाम था परुषणी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, बिपाशा, ठीक है। तो ये चारों नदियां हैं, इनके आपको प्राचीन नाम याद रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, ठीक है। तो दोस्तों जो मुगल सम्राट औरंगजेब था इसने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये इसका निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया था, किस शासकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था, राष्ट्रकूट, ठीक है। यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। अगर किस शासकों के द्वारा पूछा जाए कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया था तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, शासक पूछा जाए तब आ जाएगा आपका राइट आंसर क्या, कृष्ण प्रथम, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट, अगर किस शासकों के द्वारा कराया गया, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, किस शासक के द्वारा करवाया गया, कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था औरंगजेब ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में
कृषि विभाग से संबंधित था। ठीक है, तो दोस्तों सल्तनत काल में दीवान एक कोही जो विभाग था वो कृषि विभाग से संबंधित एक विभाग था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और दीवान एक कोही इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि दीवान ए कोही जो कृषि विभाग था सल्तनत काल में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर हम दीवान ए अर्ज की बात करें दोस्तों तो सल्तनत काल में ये क्या था? एक सैन्य विभाग था। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ठीक है, दीवान ए खैरात इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो दोस्तों 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1991 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप बताएंगे 1991 में। ठीक है, और इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, तो दोस्तों यांगयाप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो यांगयाप दर्रा है दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि यांगयाप दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? ठीक है, तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और वो 5 भाग कौन कौन से आपके? कुल, दूसरा था आपका ग्राम, तीसरा था आपका विष, चौथा था आपका जन और पांचवा था आपका राष्ट्र। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती हैं? ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास निहित होती हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति क्या होता है? केवल नाम मात्र का शासक होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।